Good morning, ma'am. So, how was your exam mid semester? क्वेश्चन पेपर ठीक था? इजी था, डिफिकल्ट था या मॉडरेट था? ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग AC टू DC कन्वर्टर स्टार्ट किया था हमने, एंड आई वाज डिस्कसिंग दैट देर आर harmonics which are present when we are using a converter, rectifier or inverter. Whenever we are using a power electronic devices, harmonics are present both on the AC side as well as DC side of the circuit, which means कि suppose if you are converting a full, you are using a half wave rectifier to convert this AC signal to a DC signal. So your waveform, input waveform is like this and output waveform is like this. So for this you are using a half wave rectifier. अगर इसकी जगह हम full wave rectifier यूज़ करते हैं तो this is again the input signal and your output signal is like this. So you are getting two pulses in the entire complete time period of 2 pi. So time period here is 2 pi. यहाँ पर 2 पाई ड्यूरेशन में हमको हाफ साइकिल मिल रहा है, यानी पाई ड्यूरेशन के लिए हमको ये आउटपुट मिल रहा है, और यहाँ पे दो दो पल्सेस मिल रहे हैं इन द इंटायर टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई. So basically we were discussing that कि the required DC is like this. This is the required DC, but you are getting a DC waveform in the output like this. So these are called as ripples of DC waveform. So these are called as ripples. जहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट डीसी नहीं मिल रहा है, हमको रिपल्स के फॉर्म में आउटपुट वेव फॉर्म मिल रहा है, एंड वी वांट दीज रिपल्स टू गेट मिनिमाइज्ड. ठीक है, ये रिपल्स जितने कम होंगे उतना हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो अच्छा होगा. जितना ये रिपल्स कम होंगे उतना हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज अच्छा होगा, इंक्रीज करेगा. ऑल्सो दीज रिपल्स कंसिस्ट ऑफ हार्मोनिक्स. These ripples consist of harmonics. Whenever, see, what is harmonics? Harmonics is any other waveform which you are getting except for the fundamental waveform. ठीक है, फंडामेंटल को छोड़ करके अगर कोई भी फॉर्म में हमको अगर आउटपुट मिल रहा है फंडामेंटल वेवफॉर्म को छोड़ करके, सो दैट इज कंसीडर्ड एज harmonics. So suppose your fundamental waveform is like this. This is your fundamental waveform. ठीक है. Now what is the second harmonic? अगर इसी वेवफॉर्म में एक साइकिल में हमको हाफ साइकिल में हमको कंप्लीट साइकिल मिलने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं
second harmonic. So suppose you are getting a waveform like this. This is fundamental waveform. Suppose the frequency is 50 hertz. So second harmonics frequency is 50 into 2, right? यानी 50 हर्ट्ज के इसमें हमको दो वेवफॉर्म मिल रहा है. सो फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, टाइम पीरियड इज डिक्रीजिंग. योर टाइम पीरियड इज डिक्रीजिंग. यहाँ पर टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड था हमारा. नाउ द टाइम पीरियड हैज बिकम दिस. अगेन इफ यू टॉक अबाउट थर्ड हार्मोनिक, सो एक साइकिल में हमको 3 साइकिल्स ऑफ थर्ड हार्मोनिक वेवफॉर्म मिलेगा. सो फॉर थर्ड हार्मोनिक योर वेवफॉर्म विल बी लाइक दिस. ठीक है. So this is your fundamental, suppose fundamental output voltage. This is second harmonic output voltage, third harmonic output voltage and so on. तो इस तरीके से हमारा जो भी सिग्नल है उसमें अगर फंडामेंटल की जगह हमको इस तरीके के वेवफॉर्म्स का एडिशन मिल रहा है, बेसिकली जो भी हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, दिस कंसिस्ट ऑफ अ डीसी आउटपुट वोल्टेज. डीसी आउटपुट वोल्टेज, उसके साथ साथ हमारे पास हार्मोनिक इन्वॉल्व है जिसकी वजह से हमको इस तरीके का रिपल्स मिलता है. नाउ दीज हार्मोनिक्स आर ऑफ नो यूज टू द पावर, आउटपुट पावर विच इज बीइंग डिलीवर्ड टू द आउटपुट सर्किट. ये इन हार्मोनिक्स का जो भी हमारा सेकेंड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक है, तो इन हार्मोनिक्स की वजह से जो भी पावर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट पावर इज डेसिपेटेड इन power due to harmonics is dissipated in the form of heat. So basically the power, the amount of input power you are giving, यहाँ से हम मान लो हम कुछ पावर इनपुट दे रहे हैं. अब ये पावर जो है वो कुछ तो एवरेज डीसी वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है. सपोज एवरेज डीसी वैल्यू इज सपोज ए नॉट, और इस एवरेज डीसी वैल्यू के साथ हमारे पास कुछ जो है वो हार्मोनिक वेवफॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम फोरियर सीरीज के टर्म्स में लिख सकते हैं ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी. ठीक है. तो दिस आउटपुट वोल्टेज, दिस डीसी आउटपुट वोल्टेज इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन जो अभी मैंने लिखा. तो डीसी आउटपुट वोल्टेज जो कि ऐसा होना चाहिए था, सो दिस आउटपुट वोल्टेज वुड हैव बीन इक्वल टू ए एन. ठीक है, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू के इक्वल होगा. बट बिकॉज यू आर गेटिंग अ आउटपुट वोल्टेज विच इज लाइक दिस, which consist of a sinusoidal varying waveform. ये sinusoidal varying waveform है. So this, if you get the Fourier series of this waveform, you will get an equation which is like this: an plus sigma n is equal to 1 to infinity an cos n omega t plus bn sin n omega t. ठीक है. For now you do not need to study the Fourier series, और उसके अब तुम लोग Fourier series ऑलरेडी पढ़े होगे. ये a n नहीं होगा, ये a ज़ीरो होगा, क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. दिस शुड बी v naught should be equal to a naught which is a perfect DC waveform. But because you are getting a waveform which is like this, ऐसा वेवफॉर्म हमको मिल रहा है, इस वजह से योर वी नॉट या एवरेज डीसी वोल्टेज
becomes like this, right? If we write Cn is equal to under root of an square plus bn square, so you can write this equation as V naught is equal to A naught plus summation n is equal to 1 to infinity Cn sin n omega t plus phi n. ठीक है, where phi n is the nth harmonic displacement angle. nth हार्मोनिक डिस्प्लेसमेंट एंगल. ठीक है, सो दिस इक्वेशन, इसका एक्चुअली में आगे भी कोई यूज़ नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. बस तुमको ये समझना है कि एनी वेव फॉर्म विच डिफर्स फ्रॉम द फंडामेंटल वेव फॉर्म, अगर हम यहाँ पर AC टू DC की बात कर रहे हैं, राइट, हम AC से DC में कन्वर्ट कर रहे हैं. अगर हम DC से AC में भी कन्वर्ट करते हैं, मैंने ये भी तुम लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम DC से AC में भी कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं ऐसी जगह पे, तो सपोज द DC इनपुट वेव फॉर्म इज लाइक दिस. The output waveform which you are getting is not pure sinusoidal waveform, but output waveform अगर हम हाफ वेव इन्वर्टर या टू पल्स इन्वर्टर यूज़ करते हैं, तो आउटपुट वेवफॉर्म कुछ हमको इस तरीके का मिलता है. या अगर हम PWM यूज़ करते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं, तो हमको आउटपुट वेवफॉर्म कुछ इस तरीके का मिलता है. ठीक है, तो बेसिकली स्टेप्स में हमको इस तरीके से आउटपुट वेवफॉर्म मिलता है. ठीक है, तो इसका फंडामेंटल जो होना चाहिए था, वो प्योर साइनोसॉइडल होना चाहिए था इस तरीके का, पर हमको प्योर साइनोसॉइडल नहीं मिल करके हमको इस तरीके का AC वेवफॉर्म मिलता है. ठीक है, इसको जब इस टाइप के स्टेप को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो जो हार्मोनिक्स का जो इफ़ेक्ट होता है वो और रिड्यूस हो जाता है. इसीलिए हम PWM के केस में, P इन्वर्टर्स के केस में PWM यूज़ करते हैं. दीज आर वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स, VSI. ठीक है, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल से हट करके अगर हमको कोई भी वेव फॉर्म मिल रहा है, दिस इज़ योर फंडामेंटल, बट दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग. ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल रिक्वायर्ड आउटपुट वेव फॉर्म है. But this is what you are getting as your output waveform, which is not as per the requirement, but it is differing from the, or it is not exactly equal to the required waveform. तो इस waveform, this waveform consists of harmonics in addition to the fundamental waveform. Similarly, in case of AC to DC conversion, this output waveform should be equal to A naught, but it consists of some harmonics which includes with the fundamental value of the average voltage. तो अब ये हार्मोनिक को रिड्यूस करना ही हमारा मोटिव है. ठीक है, अभी तुम लोग अभी रिसेंट ट्रेंड्स में या कभी पढ़ोगे डिटेल्स में या रिसर्च में पढ़ोगे कि वी टॉक अबाउट n लेवल इन्वर्टर्स, या अपने हार्मोनिक्स को कम करने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एप्लीकेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन माना जाता है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. बट द मेन प्रॉब्लम इन दिस फील्ड इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स. The number of inverters, the number of thyristors or the number of converters you will use, वो वहाँ पर हमारा जो हार्मोनिक्स है वो डिक्रीज होना चाहिए. If you are increasing the number of thyristors, if you are increasing the number of converters, the total amount of harmonics should be decreased so that the power loss in the circuit is less. और जितना भी हम input power दे रहे हैं, maximum amount of power is being utilized by the output of the system. ठीक है, so this is what performance of a harmonics happens in case of AC to DC converter.
ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एम आई क्लियर? जो बता रहे हो वो समझ में आ रहा है? Okay, so the next which we the next topic is voltage ripple factor. Voltage ripple factor or VRF. Okay, now the factor which represents the number of ripples which is present in the waveform, मैंने जैसे कि बताया तुम लोगों को कि इसको हम ripples बोलते हैं. Basically these are nothing but the ripples which is occurring in the output, DC output. ठीक है, DC output of side of the circuit. So ये ripples को हमको कम करना है. जितना हम इस ripples को reduce कर पाएंगे, you will get a DC output voltage. तो उसी से हम लोग इस टर्म पे आते हैं voltage ripple factor पे. ठीक है, for all the DC loads, average value is responsible for delivering the useful power to the circuit. For all DC type of loads, only average value is responsible for delivering useful power. Harmonics overheat the load. So because you are getting these ripples, so you, in case of all the type of AC to DC converter, voltage, average voltage के साथ, average output voltage के साथ हम लोग RMS आउटपुट वोल्टेज भी निकालते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट, अगेन आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड टू यू. ये जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है या डीसी आउटपुट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज या डीसी आउटपुट वोल्टेज इज सेम. डीसी component of the output voltage is your average output voltage. But because of the harmonics present inside the AC to DC converter, in the DC side of the converter, इसलिए हम RMS आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं which is given by VOR which is given by VOR is equal to under root of V0 square plus V01 का होल स्क्वायर प्लस V02 का होल स्क्वायर. एंड दीज आर व्हाट, ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक जो अभी मैंने बताया था उसका बनाया था, उसका RMS वैल्यू है. ठीक है, दिस इज योर सेकेंड हार्मोनिक, दिस इज योर थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन, इट कैन बी अप टू nth हार्मोनिक. तो ये जो हमारा आउटपुट RMS वोल्टेज है, दिस कंसिस्ट ऑफ द DC पार्ट प्लस the first harmonic component, RMS value of the first harmonic component,
plus RMS value of the second harmonic component, RMS value of the third harmonic component and so on. ठीक है. So out of all these, ये जो है हमारा ये non useful power है. And this is useful. This is responsible for useful power because you are converting AC to DC. ठीक है. तो DC साइड में हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा जो वही हमारा एक्टिव पावर डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. बाकी जितने भी हार्मोनिक पार्ट्स हैं दीज विल बी जस्ट हीटिंग अप द सर्किट एंड दिस विल नॉट गिव यू any efficient power which can be utilized by the load. ठीक है. तो लोड सिर्फ इस पावर क्योंकि you are suppose in the DC side you are converting AC to DC and you are using a DC motor at this side. यहाँ पे ये जो DC convert हो रहा है इसके साथ तुमने एक DC मोटर लगाया. ठीक है. तो ये जो DC मोटर है ये सिर्फ इस वोल्टेज को ले पाएगा, इस वोल्टेज को ये एज अ पावर यूज कर पाएगा. बाकी जो ये वोल्टेज है दीज वोल्टेज विल बी ऑफ नो यूज टू दिस मोटर. ठीक है. ये जो भी वोल्टेज या जो भी हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहा है दिस विल बी ओनली हीटिंग अप द वाइंडिंग्स ऑफ द मोटर, जिसकी वजह से ओवर हीट होगा, जिसकी वजह से डीरेट होगा हमारा मोटर, मैक्सिमम एफिशिएंसी में यूज नहीं हो पाएगा. सो इफ वी कैलकुलेट द वोल्टेज रिपल फैक्टर, इसको इस साइड लेके आएंगे तो इट बिकम्स VOR माइनस VO स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V01 का होल स्क्वायर. So these are the ripples which is present inside the DC side of the converter. ठीक है. So this is now dividing both the side, you get VOR square minus VO square divided by the useful voltage which is VO. So this give you the factor by which you are having the amount of harmonic component in the circuit. तो ये पार्ट जो है this is RMS value of harmonics. And this is your voltage ripple factor. इसी को बोलते हैं voltage ripple factor. मतलब जितना भी RMS value होगा of the harmonics present inside the circuit which is responsible for the RMS value of the harmonics is called as voltage ripple factor. So basically you don't need to remember the derivation क्योंकि voltage ripple factor directly तुम लोग को as a numerical आता है तुम्हारे problems में. So directly you can just remember this कि what is a voltage ripple factor. So it is a factor of average RMS voltage divided by average voltage minus 1. तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं VOR divided by VO का whole square minus 1, where VOR divided by VO is called as form factor. तुम लोग फॉर्म फैक्टर पहले भी पढ़े होंगे, कहीं याद है तुम लोगों ने फॉर्म फैक्टर पढ़ा हो ट्रांसफॉर्मर में या मशीन में? अगर याद हो तुम लोग ने ट्रांसफॉर्मर में 4.445 NF की का इक्वेशन लिखा होगा, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू, या जनरेटर में भी पढ़ा होगा 4.445 NF. कुछ याद आ रहा है? ये 4.44 कहाँ से आता है? Where this 4.44 comes from?
So basically this 4.44 is also derived from the value of VOR यानी average RMS voltage to the average voltage का ही ये फॉर्म होता है, जहाँ से ये फैक्टर हम लोग को मिलता है, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमको प्योर साइनोसॉइडल वोल्टेज इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर या इन केस ऑफ जनरेटर मिलता है. सो वहाँ पे भी ये फॉर्म फैक्टर का डिस्कशन हुआ होगा. इफ नॉट, form factor is given by average RMS voltage divided by average voltage या average DC voltage. ठीक है. So this form factor का whole square minus 1 gives you VRF, voltage ripple factor. ये आया कहाँ से, ये मैंने अभी तुम लोग को जस्ट बताया कि इस तरीके से हम डेरिवेशन कर सकते हैं फॉर्म फैक्टर का. ठीक है. तो बेसिकली यू आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिपल्स विच इज प्रेजेंट. ये जो राइट हैंड साइड में है, दिस इज द अमाउंट ऑफ रिपल्स विच इज प्रेजेंट इन द सर्किट, इन द आउटपुट साइड ऑफ द सर्किट. सो बाय कैलकुलेटिंग द VRF या कैलकुलेटिंग द वोल्टेज रिपल फैक्टर, इसको कैलकुलेट करने से हमको बेसिकली ये वैल्यू मिल रही है, क्योंकि हम इक्वेट कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज योर VRF. So by calculating VRF, you are getting the amount of ripple factor in case of your circuit. Now by common sense you can say कि voltage ripple factor कितना होना चाहिए, should approach to 0 or 1 for better efficiency. VRF is equal to under root times of VOR divided by VO का whole square minus 1. तो मुझे ये बताओ कि VRF की वैल्यू जो है ये टेंडिंग टू 0 होना चाहिए और टेंडिंग टू 1 होना चाहिए फॉर बेटर एफिशिएंसी. VRF की वैल्यू टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए या टेंडिंग टू 1 होनी चाहिए? बाय कॉमन सेंस एनीबडी, या तुम फॉर्म फैक्टर के टर्म्स में भी बता सकते हो कि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू शुड बी टेंडिंग टू 0 और टेंडिंग टू 1. और ये दोनों होगा तो क्या, 0 होगा तो क्या होगा और 1 होगा तो क्या होगा? See, whenever we are saying that we are converting AC to DC, whenever we are saying we are converting AC to DC, if there will be no harmonics, in case of no harmonics, या in case of pure DC, in case of pure DC, your average RMS voltage will be equal to the average voltage. अगर सिर्फ प्योर डीसी, अगर कोई हार्मोनिक्स नहीं होगा तो उस केस में RMS वैल्यू विल बी इक्वल टू DC वैल्यू. अगर हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहता है, इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स, VOR will be greater than V0, right? क्योंकि VOR is equal to V0 plus V01 plus V02, इस तरीके से ये इसके RMS वैल्यू का सम है VOR. So in case of presence of harmonic, VOR will be greater than V0, and in case of absence of harmonics, VOR will be equal to V0. VOR will be equal to V0. तो जब VOR is equal to V0, your form factor will be equal to 1, form factor will be equal to 1, and your VRF, your ripple factor will be equal to 0. So for quality of a pure perfect DC should be
So quality of a perfect DC should be form factor is equal to 1, यानी VOR is equal to V0 and voltage ripple factor will be equal to 0. So for perfect DC converter, when you are converting AC signal to DC signal, for perfect DC converter, your form factor should be equal to 1 and ripple factor should be equal to 0. ठीक है. So if the form factor is greater than 1, then you say that the circuit consists of harmonics, and as form factor approaches to 1, pure DC waveform is obtained. ठीक है, यानी फॉर्म फैक्टर जितना ही क्लोज होगा 1 के, उतना हमारा स्मूथनेस अच्छा होगा. सो स्मूथनेस ऑफ वेवफॉर्म वुड बी गुड. स्मूथनेस ऑफ वेवफॉर्म टुवर्ड्स डीसी विल बी गुड. जितना फॉर्म फैक्टर अप्रोच करेगा 1 को, या वोल्टेज रिपल फैक्टर अप्रोच करेगा 0 को. सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम लोग फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्टर्स, जैसे कि सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर या सिंगल फेस full wave rectifier, 3-phase half wave rectifier, 3-phase full wave rectifier. So we will study these different types of, या फिर single phase semi converter भी होता है एक, ठीक है. So 3-phase semi converter भी होता है. तो all these type of converters convert AC to DC signal, but VRF in each case of converter is different. ठीक है, हम सभी का वोल्टेज रिपल फैक्टर निकालेंगे और ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम सिंगल फेज से 3 फेज की तरफ बढ़ते हैं, वैसे हमारा VRF जो है वो 0 की तरफ अप्रोच होता है, मतलब 0 की तरफ घटता है. तो इसके लिए सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए VRF ज़्यादा होगा, उससे कम इसके लिए होगा, उससे कम इसके लिए होगा. एंड एज we are increasing the number of converters in case of AC to DC rectifier, वैसे वैसे हमारा VRF की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी. So that is why it is important for you to know what is the meaning of voltage ripple factor and why it is used in case of power electronics, because जितना voltage ripple factor कम होगा, जितना approaching to 0 होगा, उतना हमारा harmonics in the circuit will be less and you will consider that the circuit is giving you pure DC value. ठीक है. Now all this discussion was for harmonics in the DC side, harmonic present in the DC side. But if you see the circuit of a power electronic device, if you just see the circuit, suppose this is your thyristor, this is your AC source and ये हमारा लोड है. ठीक है. Now you are giving a AC सिग्नल या AC करंट एंड आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है? आउटपुट में हमको एक DC आउटपुट मिल रहा है. यू आर गिविंग दिस एंड यू आर गेटिंग दिस. नाउ ये जो आउटपुट करंट है या वोल्टेज है,
basically we are talking in the terms of current. Suppose this is input, this is output. The same current is flowing inside the input side of the circuit as well, राइट यहाँ पर हमारा लोड कनेक्टेड है, ये हमारा थायरिस्टर है, दिस इज अ हाफ वेव सर्किट. So same current is flowing. This is suppose IS is flowing from here, and this same IS is flowing from here, but this IS will also have some amount of harmonics. ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम AC दे तो रहे हैं, बट हमको आउटपुट में DC मिल रहा है बिकॉज दिस रेक्टिफायर इज ऑन ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ. तो हमको इस तरीके का आउटपुट मिल रहा है. अगेन दिस इज बीइंग फेड टू इनपुट साइड. ठीक है, ये जो हमारा वेव फॉर्म है, जो रेक्टिफायर्ड वेव फॉर्म है, दिस इज अगेन बीइंग फेड टू द इनपुट साइड. तो हार्मोनिक्स जो होता है, दिस इज नॉट ओनली प्रेजेंट एट द आउटपुट साइड, but also present in the input side of the converter. Similarly, if you talk about a full wave converter, तो सेम चीज फुल वेव कन्वर्टर में भी होता है. सपोज दिस इज अ फुल वेव कन्वर्टर फॉर यू. ठीक है, अगेन दिस करंट इज फ्लोइंग टू द सर्किट. ये सर्किट कंप्लीट तभी हो रहा है व्हेन द लोड करंट इज अगेन पास टू द सोर्स करंट. ठीक है, तो ये जो भी रेक्टिफायर्ड लोड करंट है, इट इज फ्लोइंग टू द सोर्स एज वेल. इसीलिए जब भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाते हैं, हमारा जो इनपुट साइड होता है, दैट ऑल्सो, यानी कि जो तुम्हारे घर में सप्लाई आ रहा है, दैट ऑल्सो इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द हार्मोनिक्स विच इज प्रोड्यूस्ड एट द आउटपुट साइड ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ठीक है, तो लोड में जो भी हार्मोनिक प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज बीइंग फेड इन द इनपुट साइड एज वेल. तो इसीलिए अभी जो हमने एनालिसिस किया, दैट वाज हार्मोनिक एनालिसिस ऑन द DC side of the converter. Now we will see harmonic analysis on the AC side of the converter, so the output voltage, if we consider in case of inverter, तो इन्वर्टर में क्या है कि हम DC से AC कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो हमारा आउटपुट आ रहा है, DC से AC जो आउटपुट आ रहा है, तो AC पार्ट इज हैविंग हार्मोनिक्स. तो दिस एनालिसिस इज ट्रू फॉर बोथ द converters as well as inverters. In case of inverter also, you are converting DC into AC, and this AC is not pure, consist of harmonics. और जैसे कि हम इन केस ऑफ DC साइड हम वोल्टेज रिपल फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, और THD, total harmonic distortion, or THD. It is a measure of harmonics on AC side of the converter.
measure of harmonics on AC side of the converter. So in case of AC side, हमारा जो fundamental AC voltage है that is your useful voltage. ठीक है, जो भी हमारा fundamental AC voltage है, इसकी RMS वैल्यू जो है, this is useful. और इसके अलावा जो भी हमको आउटपुट में मिल रहा है दैट इज सपोज यू आर गेटिंग आउटपुट लाइक दिस. ठीक है, इन्वर्टर से जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो यू आर गेटिंग आउटपुट वोल्टेज दिस लाइक दिस. सो दिस हैज DC प्लस AC कॉम्पोनेंट. इसमें DC प्लस AC कॉम्पोनेंट दोनों है, बट द यूजफुल पार्ट इज द फंडामेंटल part which will give you the useful power in the AC side. So अब अगर हमको THD निकालना होगा, so THD will be equal to again average RMS voltage is equal to DC voltage plus fundamental RMS voltage plus second harmonic, third harmonic and so on. ठीक है, इसमें से यूजफुल पार्ट को हम निकाल लेंगे तो दिस इज़ योर यूजफुल पार्ट, और बाकी सारी जो भी वोल्टेज के कंपोनेंट्स है दैट इज़ नॉट यूजफुल टू द आउटपुट पावर. सो यू कैन राइट VOR स्क्वायर माइनस VO1 होल स्क्वायर RMS इज इक्वल टू अंडर रूट में होगा VO स्क्वायर DC वोल्टेज का स्क्वायर प्लस V02 का स्क्वायर प्लस V03 का स्क्वायर, RMS ऑफ ईच वैल्यू. अगेन बाय डिवाइडिंग विद द यूजफुल वोल्टेज, V01 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर. वहाँ पे V0 से डिवाइड किया था क्योंकि वो हमारा यूजफुल वोल्टेज था, यहाँ V01 से क्योंकि फंडामेंटल हमारा यूजफुल वोल्टेज है. ठीक है, सो बाय डिवाइडिंग दिस यू विल गेट, ये 1 हो जाएगा, तुमको मिलेगा V0R डिवाइडेड बाय V01 का होल स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन और THD. ठीक है, सो दिस टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन decides the number of harmonics in case of AC side of a converter. This factor is called as VOR divided by V01 is equal to 1 by G, and G is called as distortion factor. Or G can be written as, G is given as V01 divided by VOR. ठीक है, 1 by G होगा, ये ध्यान रखना. फॉर्म फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टॉर्शन फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. So G is given as distortion factor, or THD can be written as under root of 1 by G का whole square minus 1. फॉर्म फैक्टर क्या, VRF क्या था, फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, सो whenever for pure quality of a pure AC, जो भी RMS वैल्यू होगी आउटपुट वोल्टेज की दैट शुड बी इक्वल टू फंडामेंटल RMS वोल्टेज ऑफ द AC साइड ऑफ द सिग्नल. सो फॉर प्योर AC सिग्नल या प्योर साइनोसॉइडल सिग्नल, fundamental AC voltage will be equal to total output RMS voltage. तो उस केस में हमारा G की वैल्यू क्या हो जाएगी, G की वैल्यू 1 हो जाएगी. G इन दोनों का रेशियो है,
So G will be equal to 1, and when G will be equal to 1, THD will be equal to 0. So when THD is equal to 0, yani total harmonic distortion is equal to 0, then we say that no harmonic is present in the AC side. ठीक है. So our target is THD की वैल्यू भी ज़ीरो हो और VRF की वैल्यू भी टेंडिंग टू ज़ीरो. एग्जैक्टली ज़ीरो तो नहीं होगा, बिकॉज एग्जैक्टली ज़ीरो तभी होगा जब तुमको प्योर साइनोसॉइडल वोल्टेज और प्योर डीसी वोल्टेज मिलेगा. बट ऐसा जब भी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो हमको प्योर तो सिग्नल नहीं मिलता है, बट सिग्नल हैज़ सम अमाउंट ऑफ हार्मोनिक्स इन इट. तो लेकिन जितना भी हम क्लोज लेके जा सकते हैं ज़ीरो के, उतना हमारा सिस्टम जो होगा वो इफ़िशिएंट होगा. So our main requirement is that the value of THD and value of VRF is as minimum as possible, which will make your system as more efficient as possible. ठीक है. So this was about the discussion about harmonic analysis of AC side as well as DC side. You do not need to remember the entire derivation of this part. डेरिवेशन इसलिए कराया गया सो दैट तुमको ये समझ में आए कि ये फॉर्मूला जो VRF और THD का है ये आया कहाँ से है. बेसिकली हम लोगों को न्यूमेरिकल पार्ट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम कन्वर्टर्स AC टू DC कन्वर्टर का न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहाँ पर हम एफिशिएंसी निकालेंगे और एफिशिएंसी निकालने के टाइम पे हम VRF निकालेंगे, THD निकालेंगे, ये सारी चीज़ें निकालेंगे. तो वहाँ पर हमको इस फॉर्मूला की ज़रूरत होगी. I will tell you how to calculate the value of average RMS voltage and average voltage output voltage of the AC to DC converter. तो ये दोनों अगर तुम्हें पता है, ये दोनों पता है in case of THD और in case of VRF, अगर तुमको एवरेज आउटपुट वोल्टेज पता है और DC आउटपुट वोल्टेज पता है तो हम VRF निकाल सकते हैं. तो इन दोनों को यूज़ करके हम THD और VRF निकालेंगे फॉर ईच टाइप ऑफ कन्वर्टर्स. ओके, so that is it. In the next class we will start with the single phase हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग अ थायरिस्टर. अभी तक हम लोग ने हाफ वेव और फुल वेव जो तुम लोग ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, यूजिंग अ डायोड पढ़ा है. नाउ वी विल स्टडी यूजिंग अ थायरिस्टर, और उसमें हम कैसे फायरिंग एंगल को चेंज करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज होगा, दैट वी विल डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. सो बिफोर द नेक्स्ट क्लास प्लीज़ गो थ्रू दिस टॉपिक, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो फिर हमको THD और VRF निकालने में प्रॉब्लम होगी. सो बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, गो थ्रू दिस वीडियो एंड वी विल स्टार्ट with AC half wave single phase converter in the next class. Do you have any question? Any problem till now? Okay, so let me take your attendance. In case you have any doubt in the questions which has been given in your mid-semester examination, you can also ask me that. Otherwise, we'll move forward with the class. Thank you, everyone. Next class is on Thursday, I guess. We will meet on Thursday.